हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फिजिक्स की दूसरी यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। इससे प्रीवियस क्लास में हमने बात की है कि बल किसे कहते हैं, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, बल कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से आपके सिलेबस में संतुलित और असंतुलित बल हैं। संतुलित बल हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर रखी गई हो और उस पर आप दोनों ओर से यदि समान बल लगाएं तो वस्तु बिल्कुल भी विस्थापित नहीं होती है, यानी कि उसकी गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इस वस्तु के आकार में परिवर्तन हो सकता है, तब यह संतुलित बल कहलाता है। असंतुलित बल का मतलब है कि जब अप्लाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की तुलना में ज़्यादा हो जाए तो वस्तु अप्लाई फोर्स की दिशा में खिसकना शुरू कर देती है। इसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स या असंतुलित बल कहते हैं। फिर हमने बात की थी असंतुलित बल के दो प्रकार होते हैं, जिसमें संपर्क बल और असंपर्क बल, यानी कि कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स आते हैं। कांटेक्ट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाता है, नॉन कांटेक्ट में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आता है। आज हम बात करने वाले हैं गति के नियमों के बारे में। जिस प्रकार से गति के 3 समीकरण होते हैं जो मैं आपको प्रीवियस यूनिट में बता चुका हूँ, उसी प्रकार गति के 3 नियम भी होते हैं। गति का पहला नियम, हम बात करने वाले हैं गति के प्रथम नियम के बारे में। तो गति का प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है या विरामावस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वो मूविंग स्टेट में है या डायनेमिक स्टेट में है या गतिशील अवस्था में है तो वो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए या जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं यहाँ से बॉल से इस गेंद पे मारूं तो ये गेंद आगे की ओर जाएगी और तब तक आगे की ओर जाती रहेगी जब तक आप इसको पकड़ ना लें। उसी प्रकार यदि कोई टेबल इस प्रकार से रेस्ट पोजीशन में है आपकी क्लासरूम में, वो तब तक रेस्ट ही रहेगा जब तक आपको उसको कोई पुल ना करें, पुश ना करें या कोई बाह्य बल आरोपित ना करें। तो इस प्रकार ये गति का प्रथम नियम है। और देखिए स्टूडेंट, गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया या जड़त्व का मतलब होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, वो अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती है। मीन्स कि वस्तु विराम है तो विराम ही रहना चाहती है, और यदि गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है। अर्थात गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार की मोशन होती हैं। एक लीनियर मोशन होती है जिसे हम रेखीय गति कहते हैं, और एक एंगुलर मोशन होती है जिसे हम कोणीय गति कहते हैं। रेखीय गति में जिस प्रकार से द्रव्यमान काम करता है, जिसको हम मास कहते हैं और स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कार्य करता है जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि लीनियर मोशन में हम मास बोलेंगे और एंगुलर मोशन में हम उसे इनर्शिया के रूप में बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² के बराबर। ये आप अपनी बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, यहाँ आपने इतना ही पढ़ना है। अब बात करते हैं हम गति के प्रथम नियम के कुछ एग्जाम्पल के बारे में या कुछ एप्लीकेशन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, आप गाड़ी में बैठे होंगे, कार या बस में आपने यात्रा की होगी, तो आप देखते हैं कि जब कार रेस्ट पोजीशन में है या बस रेस्ट पोजीशन में है और जैसे ही ड्राइवर बस को शुरू करता है तो ब्रेक लगने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर धक्का खाते हैं। उसी प्रकार यदि कार गतिमान अवस्था में है, चल रही है, और अचानक ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ये भी इसी कारण होता है, क्योंकि हम रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट ही रहना चाहते हैं,
और मूविंग स्टेट में है तो मूविंग स्टेट में ही रहना चाहते हैं। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि जब आप अपने पेड़ से आम, आड़ू, सेब कुछ भी निकालने की कोशिश करते हो, जब आप उस पेड़ को हिलाते हो तो उसमें से फल नीचे गिर जाते हैं, यानी कि वहाँ पे भी अवस्था परिवर्तन का विरोध होता है। उसी प्रकार जब कांच की किसी सतह पर या कांच से हम गोली चलाएं कांच पर तो इसमें गोल छेद हो जाता है, जबकि पत्थर से मारने पर कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार देखिए स्टूडेंट, जब आप कंबल से डंडे को पीटते हो तो उससे धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। तो ये सभी एप्लीकेशन या एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। तो ये है जड़त्व। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप को बताता है। तो ये यहाँ पर, और हथौड़े से जब आप हथौड़े में उसके हत्थे को डालते हैं तो हत्थे को आप नीचे से पीटते हैं उसमें हथौड़ा डालने के लिए। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। देखिए स्टूडेंट, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि संवेग परिवर्तन की दर, संवेग मतलब रेखीय संवेग, यहाँ पे हम रेखीय गति की बात कर रहे हैं, कोणीय गति की बात नहीं कर रहे हैं। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल या अप्लाई फोर्स के बराबर होती है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन यानी कि P dP अपॉन dt, जहाँ पे परिवर्तन आ जाएगा वहाँ पे समय जरूर आ जाएगा, यानी कि dP अपॉन dt प्रपोजनल होती है अप्लाई फोर्स की, या डायरेक्टली प्रपोजनल। डायरेक्टली प्रपोजनल का मतलब होता है स्टूडेंट, यदि इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में ये बढ़ रही है तो फोर्स भी बढ़ेगा, और ये घट रही है तो फोर्स भी घटेगा, अप्लाई फोर्स। यानी कि संवेग परिवर्तन की दर बढ़ेगी तो आरोपित बल भी बढ़ेगा, संवेग परिवर्तन की दर घटेगी तो आरोपित बल भी घटेगा। तो यही गति का दूसरा नियम है कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। अब हम संवेग को जान लेते हैं कि संवेग होता क्या है। तो देखिए बच्चों, रेखीय संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेखीय संवेग वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के रेखीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। और रेखीय संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम एरो के साइन से दिखाते हैं उसके ऊपर वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, क्योंकि उनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। जबकि मास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। यहाँ से आप इस लीनियर मोमेंटम की यूनिट भी निकाल सकते हो, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी आप पढ़ चुके हैं मोशन वाले चैप्टर में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, विस्थापन परिवर्तन की दर को ही वेग बोला जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज बताई जा रही है कि यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल आप जानते हैं क्योंकि F इक्वल टू M इंटू ए होता है, ये मैं आपको परसों भी बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं और मास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। देखो बच्चों, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल शून्य हो तो उस पर त्वरण भी शून्य होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो किसी वस्तु का शून्य हो नहीं सकता है, वो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो बोलने का मतलब है कि यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल 0 हो जाए तो उस पर त्वरण भी 0 हो जाता है, लेकिन उसका द्रव्यमान अनचेंज्ड रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अब जब यहाँ पे a 0 हो जाएगा तो a का मान m इंटू जीरो यानी कि पूरा ही 0, यानी कि फोर्स 0 हो गया। आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हो। यदि किसी वस्तु पर त्वरण वेग परिवर्तन में जो परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन समय के साथ वो 0 हो जाए तो m इंटू जीरो यानी कि 0, तो आरोपित बल भी 0 हो जाएगा, या आरोपित बल के शून्य होने पर त्वरण भी शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अनचेंज्ड या अपरिवर्तित रहेगा। यही बात है बच्चों, यदि हम वेट को देखें, भार एक प्रकार का
गुरुत्वीय बल है W इक्वल टू एम इंटू जी। जिस प्रकार से हम F इक्वल टू एम इंटू ए लिखते हैं, mm से सेम है। यहाँ पे A लीनियर एक्सेलरेशन को बता रहा है तो G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को बता रहा है, तो W इक्वल टू एम इंटू जी। तो आप जानते हैं कि यदि G जीरो हो जाए तो G जीरो हो जाने पर W भी जीरो हो जाएगा। यही कारण है कि स्पेस में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो स्वयं को वेटलेसनेस फील करते हैं, भारीन महसूस करते हैं, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के जीरो हो जाने पर W भी जीरो हो जाता है, क्योंकि मास तो जीरो हो नहीं सकता है। तो यही कारण है कि वेटलेसनेस फील होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि F इक्वल टू एम इंटू ए से मैंने आपको बताया F जीरो हो जाए तो F के जीरो हो जाने पर A भी जीरो हो जाएगा, M तो शून्य हो नहीं सकता है। इसका अर्थ है कि या तो वस्तु नियत वेग से गतिमान है या विरामावस्था में है। ए का मान शून्य होने का मतलब है कि ये वस्तु या तो रेस्ट पोजीशन में है या गतिमान अवस्था में है। इससे स्पष्ट है कि बल के अभाव में वस्तु अपनी गति विरामावस्था या गतिमान अवस्था में बनाए रखती है, क्योंकि F तो जीरो हो गया था। F के जीरो हो जाने पर A भी जीरो हो गया, तो A जीरो का मतलब ये दर्शाता है कि वस्तु रेस्ट पोजीशन में है या गतिमान स्थिति में है। तब तक है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, और क्योंकि यहाँ पे तो बल जीरो हो गया तो वस्तु गतिमान या विरामावस्था में होगी। यही गति का द्वितीय नियम है। अब हम बात करते हैं गति के द्वितीय नियमों के कुछ उदाहरणों के बारे में। जैसे देखिए स्टूडेंट, आपने क्रिकेट खेला होगा तो आप देखते हैं कि यदि कोई बैट्समैन सिक्सर मारता है या फोर मारता है तो आप उस जो प्लेयर होते हैं वो गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर धकेलते हैं। वो इसलिए क्योंकि हाथों को पीछे धकेलने पर चोट उनके हाथों पे कम लगे, इसी कारण संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर हो जाए। उसी प्रकार टेनिस बॉल को कैच करना आसान होता है, ये भी आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल है। रेखीय संवेग में आपको बता चुका हूँ। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि जो कराटे खिलाड़ी होते हैं वो एक ही हाथ के नीचे वाले पार्ट से ईंट को तोड़ देते हैं, ईंट की स्लैब को तोड़ देते हैं। और जब हम किसी बड़ी कील को अधिक गहराई तक गाड़ते हैं तो उसको गाड़ने के लिए हम अधिक भार वाले हथौड़े का यूज करते हैं। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम बात कर लेते हैं आवेग के बारे में। देखिए स्टूडेंट, यदि किसी वस्तु पर कोई फोर्स बहुत कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए कार्य कर रहा हो तो उस पर जो अप्लाई फोर्स होता है उसे आवेग बोलते हैं। यानी कि किसी वस्तु का जो आवेग होता है, इम्पल्स, वो बल और समय अंतराल के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जब किसी वस्तु पर कोई बल बहुत कम समय के लिए कार्य करे तो बल और समय अंतराल का गुणनफल ही आवेग कहलाता है। आवेग का मात्रक आप निकाल सकते हैं, बल का एसआई मात्रक न्यूटन और समय का एसआई मात्रक सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। और अब हम बात करते हैं गति के तृतीय नियम के बारे में। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है गति का तृतीय नियम। देखो बच्चों, गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। आप जानते हैं कि यदि हम किसी वस्तु पर एक फोर्स अप्लाई करें तो वो वस्तु हम पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, इसे ही बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि एक वस्तु के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या एक वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वही वस्तु हम पर विपरीत दिशा में एक अन्य बल लगाती है। इसे क्रिया और इसे प्रतिक्रिया बोलें। जैसे देखिए स्टूडेंट, आपने देखा है कि जब हम कुएं से पानी निकालते हैं और कुएं से पानी निकालने पर मान लिया जाए रस्सी टूट जाए तो हम पीछे की ओर धकेल जाते हैं और बाल्टी तो नीचे गिरेगी गिरेगी। उसी प्रकार जब हम नाव से कूदते हैं तो नाव से कूदने पर हम आगे की ओर आएंगे और नाव पीछे की ओर चले जाती है। उसी प्रकार जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक से गोली छोड़ने पर गोली तो आगे की ओर निकल जाती है और हम पर पीछे की ओर एक रिएक्शन फोर्स कार्य करता है, प्रतिक्रिया बल कार्य करता है।
यही गति का तृतीय नियम है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उसी प्रकार रॉकेट का आगे बढ़ना, धुएं का पीछे आना, ये जो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो आज की क्लास में इतना ही। पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। दूसरा नियम संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, यानी कि dp/dt=f। और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि एक वस्तु हम पर जितना बल लगाती है आगे की ओर, उतना ही वह वस्तु पीछे की ओर एक अन्य बल लगाती है। तो इससे आगे हम कल की क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।